दोस्तों मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केटीएस सेंटर को। तो आप आज हम लोग हिंदी का 9th चैप्टर का सब्जेक्टिव 1 का देखेंगे जो 1 नंबर चैप्टर है। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है जबकि ये कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और यहाँ लेखक कलाविद भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो अपनी बड़ाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोले। इसका सिंपल मतलब है कि लेखक नहीं चाहते हैं कि हमने जो कहानी लिखी है उसके विषय में हम खुद से बड़ाई करें कि मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि कहानी लिखने योग्य भी प्रतिभा मुझ में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि ये जो कहानी है ग्रामीण परिवेश की है। तो इसका उत्तर है यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लग रहा था, इसलिए लेखक ने भगजोगनी का नाम भगजोगनी रखा था। अगला प्रश्न है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, दरोगा की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो हम सभी जान रहे हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो पुलिस दरोगा थे और उनकी तरक्की रुकने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके पास एक घोड़ी थी जो तुर्की घोड़े की भी कान काटती थी और वो बारूद की पुड़िया थी। यही एक रीज़न है कि उनकी जो तरक्की है वो रुक गई हुई थी। आप सभी इसको नोट्स के तौर पर बना ले। इसमें सिंपल आंसर है कि दरोगा जी को एक घोड़ी थी और बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े के कान काटती थी और उस पर जो अंग्रेज लोग थे वो दांत गड़ाए हुए थे और यही एक रीज़न है। और इसी वजह से उनकी तरक्की रुक गई। किस वजह से? घोड़ी को नहीं बेचने की वजह से। अगला प्रश्न है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उत्तीर्ण हुए? तो एक गोरे अफसर के हाथ अच्छी खासी रकम पर घोड़े को बेचकर और मुंशी जी जो है अपने भाई की श्राद्ध क्रियाक्रम को करके अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, इसमें बहुत शॉर्ट आंसर है, हम बोल देते हैं, आप बड़ा आंसर लिख लें। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है क्योंकि अब आप जब देख रहे थे तो जब दरोगा जी अपने ज़िंदगी में थे तब जो मुंशी जी थे और दरोगा जी सभी खूब जलसा किया करते थे, नौतनी भी उतारा करते थे और बटेर चपाटिया इत्र जो है पूरा माला करते थे देह में और उनका ही पावर चला करता था उनके गांव में। तो इसीलिए जब ये लोग दरोगा जी मर गए और उनको एक बेटी जन्म लिया तो इनकी सारी अमीरी जो है घुसर गई और यही एक रीज़न है कि दरोगा जी जो है कुछ बचा के नहीं गए, सबको सब तो लुटाइए दिए हुए थे। तो मुंशी जी और दरोगा जी का ये हालात रहा तो लोगों ने कहा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसे क्यों कहा है? देखिए, भगजोगनी के रूप में लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी असमर्थ पाते हैं। लेकिन भगजोगनी उस कहानी में भगजोगनी वाली जो कहानी है हम लोगों के सामने उसकी सच्चाई पेश नहीं की गई है। उसमें बहुत सारे चीज़ों को छोड़ दिया गया है और तब वो कहानी जो है इतना निर्मम घटना है, इतना मतलब बेकार लगता है। कहानी सीख अच्छी है लेकिन कहानी ठीक नहीं है, मतलब जिस जगह का है उस जगह को ठीक नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि असमर्थ पाते हैं और उसने कहा है कि मेरी लिखने में इतना जोर नहीं है इसका सटीक वर्णन मैं कर सकूं। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? तो भगजोगनी एक अनाथ बच्ची थी। जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी माता जो है उसे छोड़कर चली गई थी और इस भगजोगनी का जन्म तब हुआ था जब दरोगा जी भी नहीं थे, अर्थात भगजोगनी का नसीब ही खराब था। तो भगजोगनी अनाथ बच्ची थी, गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब नहीं था
और इसी प्रकार से उसका नसीब जो है कैसे खिल सकता था, उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था। अगला प्रश्न है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। क्या प्रश्न है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। इसका सिंपल उत्तर है कि भगजोगनी की दशा को देखकर, अपनी गरीबी पर तरस खाकर, बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर जो मुंशी जी है वो गल फांसी लगाना चाहते थे। देखिए, इसमें आप इस उत्तर को चेंज करके लिख सकते थे कि जब जब भगजोगनी बाहर से घूम घूम के आती थी, उसको कोई एक जून खाना नहीं देता था, एक मुट्ठी कुछ खाना नहीं देता था, बेचारी 2 दिन 4 दिन 5 दिन से भूखे रहा करती थी। तब जाके वो अपने पिताजी से एक आस में, वो सब कुछ तो देख ही रही थी, जान ही रही थी, लेकिन आस में कहती, भाई संतान कहेगा किससे, तो आस में कहती थी कि पिताजी खाना चाहिए। इसी वजह से मुंशी जी जो है बहुत टूट जाते थे, उनका पूरा कलेजा टूट जाता था और वो फांसी लगा के मर जाना चाहते थे। इस प्रश्न में भगजोगनी का दूसरा पति जो है उसका नवयुवक है, तो सौतेले बेटा है। यह घटना समाज की बुराई की ओर किस ओर संकेत करता है और क्यों करता है। देखिए, इस कहानी में हम लोगों ने जाना है कि भगजोगनी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन रीज़न ये है ना कि इनके जो पिता लोग थे, यानी कि मुंशी जी और उनके चाचा यानी कि दरोगा जी, अपने ज़िंदगी में लोगों के साथ भी अच्छा नहीं किया होगा और इन्होंने भी 1 रुपये बचाए नहीं थे कि हाँ भाई अभी मेरे पास है तो हम समय के लिए, आगे के लिए बचा के रखते हैं। जिसके वजह से इस लड़की को एक बूढ़े के साथ शादी कर दिया गया, जिसका एक पैर कब्र में तो एक ज़मीन पर, यानी कि आज नहीं तो कल मरने वाला, आबताब में मरने वाला व्यक्ति था। और उसका ऑलरेडी शादी हो चुका था, उसका एक पुत्र भी था। जब वो मर जाता है तो ये जो लड़की रहती है भगजोगनी, ये भी युवती रहती है और वो भी युवा की अवस्था में रहता है। तो इस वजह से ये दोनों शादी कर लेते हैं आपस में, क्योंकि सामाजिक खेल में ये सब नहीं सकते थे, तो इस वजह से शादी कर लेते हैं और ये समाज की कुरीतियों की प्रथा के तौर पर जो है नज़र आता है। तो समाज को इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन आप किस हिसाब से हस्तक्षेप करेंगे जब आपने शुरुआत में उसका साथ नहीं दिया था। जब मुंशी जी जो है औरों के घर गए हुए थे, हाथ जोड़े थे, सब के घर गए हुए थे, हाथ जोड़े थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, किसी ने इसके साथ शादी नहीं किया, तो अब जाके जो है कोई और क्या कर सकता था। यही रीज़न है कि लोगों ने भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन समाज को भद्दा टाइप का एक दिखता है, जो होना नहीं चाहिए था। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें कहा भाई, 11 नंबर क्वेश्चन ये व्याख्या करने वाला है। 12 है, जो जीभ एक दिन में बटेरों का सुरवा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपुटने लगी है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चबाकर दिन गुजारने लगे हैं। तो हम सभी जान रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन शाह द्वारा लिखित कहानी के प्लॉट से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। कहानी में लेखक को मुंशी जी ने जब रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूँ, बीतों दिनों की जब याद आती है तो गस जाता हूँ। मतलब गस जाता हूँ कहने का मतलब है खुद पर इतना अफसोस करता हूँ, इतना अपने आप को बेकार समझता हूँ, इस टाइप की। दरोगा जी के जीते जीते ऐश मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दरोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार करते हैं। उसका लेखक ने बड़े ही रोमांचक यानी कि रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है। और लेखक अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन गई थी, और वही जब गरीबी आती है तो याद किस तरह सताती है, इसका दिग्दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अगर ये देखा जाए तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस कहानी से आप हर एक बिंदु पर हर एक प्रकार की टॉपिक को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार आपके पास पैसे हैं, ठीक है, पैसे हैं तो उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, किस हिसाब से खर्च करना, देख रहे हैं ना। एक व्यक्ति इतना मौज मस्ती किया कि उसका हालात कैसा हो गया। तो हम लोगों को भी सोचते रहना चाहिए
कि किस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है। आगा आगे है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन शाह द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है और लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। कहने का मतलब है, मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। वाह। और एक दिन ये है कि मेरी हड्डियों मुफसीसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर गल रही है, जल रही है। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मार्मिकता से इसका वर्णन किया है और अत्यंत ही संवेदना मुक्त है। देखिए, आप ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग गरीब हैं और कल अमीर हो जाते हैं और फिर गरीब हो जाते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी को ऑलरेडी जी रखा। लेकिन जो व्यक्ति अमीर है और वो फिर बाद में गरीब हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्या, वो नहीं रह पाता है। इसीलिए कहा गया है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके उत्तर दीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर गद्यांश है, आप पढ़ लीजिए और उत्तर बना के आप हमको कमेंट करते रहिए। आप ध्यान से पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर उत्तर भी है और मिला भी सकते हैं, उत्तर है, आप सभी के लिए है। आराम आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके और इस चीज़ को लिख लें। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, पूरा के पूरा लिख ले आप। लेखक के अनुसार तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना कितनी मूर्खता और सही बात है भाई। इस कहानी में वो हर एक चीज़ दिख गया है, हर एक चीज़ से आपको जो है भेंट मुलाकात करा दिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसीलिए इस वीडियो को आप रोक रोक कर नहीं भी कुछ होता है, अगर मान लीजिए आपकी लिखना नहीं है तो आप कम से कम पढ़ लीजिए, पढ़ भी लीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अजीब ढंग है, जो लोग मोल भाव करके लड़की के बिक्री करते हैं, भले आदमी समझे जाते हैं, और गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके अगर लड़की को बेचता है तो वह कमीना समझ। सही बात है। कहने का मतलब है कि जब शादी विवाह अपने यहाँ होती है तो भाई कितना दहेज लीजिएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, ये मोल भाव है। लड़के को जो है उस मोल भाव करके बेच दिया जाता है। अगर वही काम अगर लड़की पक्ष करता है, यानी कि मोल भाव करके अपने लड़की को बेच देता है, तो आप सभी जान रहे हैं कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको स्क्रॉल कर करके धीरे धीरे से आपको मतलब बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को लिख ले, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, सबसे ज़्यादा, एकदम ज़्यादा। अब ये राजेंद्र प्रसाद वाले हैं, तो हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, अर्थात आप एक चैप्टर तक आप पूर्णतः बना लीजिए और आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई, हम आपके द्वारा जो वीडियो है उससे हम एक चैप्टर का पूरा बना चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।